हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि हमारी यूपीएसआई की जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसमें आज का जो है वो सेट नंबर 9 है। मैंने इससे पहले पीछे 8 करा दिया है और आप जाके प्लेलिस्ट में उन 8 क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक नाव एक निश्चित चाल से 20√3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 से 60 डिग्री में परिवर्तन हो जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में नाव के द्वारा लिया गया समय कितना होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि एक लाइट हाउस है। क्या है? एक लाइट हाउस है। ठीक है। वो कितना ऊंचा है? 20√3 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना। कह रहा है कि लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या होता है? जैसे सपोज दैट ये आपकी आंख है। ये क्या है? ये आपकी आंख है और यहां कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है ना। तो जब आप यहां से इसको देखेंगे तो आपके जो समांतर बनेगा ये हो जाएगा, आपका अवनमन कोण बनेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर यहां से इसको इसके जो सरफेस की बात करें, इनके बीच की दूरी होगी, तो यहां से ये वाला जो हो जाएगा आपका, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को जब एक स्लैंट लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बनेगा? वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। इसका मतलब जो अवनमन कोण होता है वही आपका उन्नयन। ठीक है ना। इसलिए जब भी क्वेश्चन में अवनमन की बात करेगा तो आप उन्नयन पे ही फोकस करेंगे। समझ बात आई कि नहीं? तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से से बना अवनमन कोण 10 सेकंड में 30 हो जाता है। तो आपको ये पता है कि जब जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान देना, अब यहां से हम बात कर रहे हैं ये इस लाइट हाउस का शीर्ष है, तो ये कितना डिग्री बनेगा? 30 बनेगा। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो ये 10 सेकंड, सपोज दैट मैंने 10 सेकंड का समय ले लिया, तो अब इनके बीच का जो एंगल बन गया वो 60 बन गया। आपको ये डिसाइड करना होगा कि सर मैं 30 और 60 में कैसे मान लूँ। ये बनिए कि जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, मतलब लाइट हाउस की तरफ जाएंगे, तो एंगल इंक्रीज कर जाएगा। ज़्यादा सोचने की होते हैं, ये बेसिक कंसेप्ट माइंड में है तो आप डायरेक्टली सवाल बना पाएंगे। तो 30 से 60 हो गया, बस आप समझ गए। अगर कहता 80 तो आप ये जान जाते कि इधर आगे की तरफ 80 बनेगा। ठीक है ना बात? चलो भाई। फिर कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से लाइट हाउस तक पहुंचने में, कहने का मतलब है इस स्थान से यहां तक आने में उसे कितना समय लगेगा। और एक बात उसने और कहा है, क्या? कि यहां से यहां तक मतलब 30 से 60 होने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। आप कहेंगे सर नहीं। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये 60 है तो 60 के सामने क्या बनता है? हमेशा √3 बनता है। और ये वाला क्या बनेगा? 30 बनेगा, क्योंकि हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो 30 के सामने 1 होता है। तो वैसे आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब भी इस प्रकार के फिगर आते हैं, मान लीजिए कि 30 से 60 हो रहा है, तो आप इसको 1 मानोगे ही मानोगे प्लेट करके। 30 60 के सामने कितना? 2√3 है ना। तो 60 के सामने बनता कितना है? √3 बनता है। इसका मतलब है कि √3 की जो वैल्यू है ना बेटा, वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 20√3 है। तो आपसे मैं पूछूंगी ये वाली कितनी होगी? आप कहेंगे 1 यूनिट की 20। इसका मतलब ये जो हो जाएगी 20 हो जाएगी, लेकिन 20 एग्जैक्ट नहीं आएगी, यहाँ पे यूनिट में हो गई। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस पूरे ट्रायंगल के। तो ये बताओ क्या है? ये 30 है, तो ये वाला कितना बनेगा? ये 60 होगा। 60 के सामने क्या बनता है? √3 बनता है। 60 के सामने √3 बनता है। और 30 के सामने क्या बनता है? 1 बनता है। तो 1 की वैल्यू कितना है? 20√3 है। 1 की वैल्यू 20√3 है। और आपको इसकी वैल्यू कितनी होगी? 60 बनेगा। 60 के सामने की √3 होगी। √3 की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी? √3 इंटू √3, 3, 20 नहीं 60 हो जाएगी। इसका मतलब है कि पूरी दूरी कितनी है? 60 है। और ये 20 है, तो ये वाली कितनी बनेगी? आप कहेंगे सर 40 बनेगी। इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको पता चल गई 40, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 20 है। अब आपको पता है कि 40 दूरी तय करने में 10 सेकंड लग रहा है, तो 40 का आधा कितना है? 20 है। तो 20 दूरी तय करने में इसका आधा समय लगेगा 5 सेकंड। तो 10 और 5 15। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। करा कि एक चिकित्सा जांच के दौरान एक कक्षा के 40 छात्रों की ऊंचाई दर्ज की गई, इसे निम्नलिखित तालिका के द्वारा प्रदर्शित किया गया। ऊंचाई सेंटीमीटर में है। जब भी सवाल डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप पहले उसकी टेबल को समझ लो, चाहे वो पाई चार्ट की हो, चाहे वो बार डायग्राम का हो, चाहे टेबल का हो, जो भी है। आप जब तक डायग्राम को नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। तो मेरी बात ध्यान समझिए, क्या रहा पहले डायग्राम समझा देता हूँ। ये 175 से कम मतलब 40 क्या है? छात्रों की संख्या कितनी है? 40 है। 170 से कम कितनी? 35 है। 160 से कम 25 है। 160 सॉरी 165 से कम 25, 160 से कम 16, और 155 से कम 8 है, और 150 से कम कितने? 4 है। ध्यान समझो, इसका मतलब क्या हुआ?
कि 150 से कम, ठीक है ना, 150 और 155 से कम। अगर मैं कह दूं कि 155 से कम, 155 और 50 के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो आप कहेंगे सर 4 हैं। ध्यान समझना। अगर यहीं पे कह दें 160 और 155 के बीच में कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 8 हैं। लेकिन सवाल पे आते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कितने छात्रों की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर या अधिक है, ठीक है ना, 165 सेंटीमीटर या अधिक है, तो आपको पता है 165 से कम, ठीक है ना। इसका मतलब 165 से 170 के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे सर 25 10 35। इसका मतलब ये है कि ये तो वो हो गए जो 165 या 65 से अधिक वाले हैं। और यहाँ पे बात करेंगे तो 170 175 जो 65 से अधिक हैं, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया 5। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 स्कूलों में लड़कों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या 5000 है। एक विशिष्ट स्कूल में लड़कों की संख्या को इन सभी 8 स्कूलों में लड़कों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। कह रहा है कि मतलब कहने का ये 8 एक स्कूल है, 8 स्कूल है ना, उसमें लड़के बताए गए। मतलब जैसे कि ये अगर सपोज दैट यहीं से देखें तो ये डायग्राम में बता रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है एच से, तो एच ए, इसका मतलब यहाँ से शुरू हुआ, मतलब ये ए है, सीरियल से बन गया ए बी सी डी ई एफ जी, उसके बाद एच आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए ये वाला है, बी ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। इसका मतलब 8 स्कूल हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल 8 स्कूल मिला के 5000 बच्चे हैं, तो अगर मैं पूछूं स्कूल ए में कितने बच्चे, तो आप कहेंगे सर 26% बच्चे हैं 5000 का, ठीक है ना। स्कूल बी में कितने 4% है, स्कूल सी में उसी 5000 का 5% है, डी में 25%, ई में 13%, एफ में 10%, जी में 9%, एच में 8%। जब तक आप डायग्राम नहीं समझ पाएंगे सवाल आप कर नहीं पाएंगे। चलिए ठीक, सवाल की तरफ आते हैं। अब देखो कह रहा बी डी तथा ई में लड़कों की कुल संख्या बताओ। बी में कितने हैं, बी में 4% है, डी में 25% है और ई में कितना है बेटे 13%। 25 4 29 10, 29 10 39 और 3 कितना हो जाएगा 42%। कहने का मतलब ये हो गया 5000 का, यही तो पूछा है आपसे, 5000 का 42% आप निकालोगे। आप कहेंगे क्योंकि रेशियो निकालना है ना। आगे क्या कहेगा कि उसी 5000 का ए सी एफ में लड़कों की संख्या, तो ए में कितनी है बताओ जरा 26 है, ठीक है ना। सी में कितनी है 5 है और कौन सा एफ है, एफ क्या 26 10 36 4 40 1 41, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप ये जानते हैं कि परसेंट में है, इस परसेंट से परसेंट ये कट जाएगा, इस 5000 से 5000 ये कट जाएगा, तो बचा क्या 42:41। कितना आ गया 42:41, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दिक्कत इसका मतलब है कि जब हम रेशियो लेते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो छोटा हो जाता है। समझ में बात आई कि नहीं। आगे चलते हैं कि 30 अंकों की परीक्षा में प्राप्त, ये भी दिया, पहले ग्राफ समझ लो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित हिस्टोग्राम 30 अंकों की परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे, ठीक है, कम से कम। अब पहले इधर देखो कि यहाँ पे ये जो ऐसे ना पैरेलल लाइन है, मतलब कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये बता रहा है कि अंक है, मतलब कहने का कि 5 अंक पाने वाले कितने बच्चे 2 हैं, 10 अंक पाने वाले 8 बच्चे हैं, 15 अंक पाने वाले 7 बच्चे हैं, 20 अंक पाने वाले 8 बच्चे हैं, 25 अंक पाने वाले 10 बच्चे हैं और 30 अंक पाने वाले 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। ग्राफ समझ में आ गया होगा आई होप। यहाँ पे छात्रों की संख्या बता रहा है, इस डेटा से यहाँ कोई मतलब, क्योंकि इसके ऊपर ये बात लिखी हुई है। कह रहा है कितने छात्रों ने कुल अंकों के 2/3 से कम अंक प्राप्त किए। भाई कुल अंक कितने थे, तो आपने कहा सर 30 थे, है ना, 30 थे, तो 2/3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 30 का जो 2/3 लिखेंगे, 30 का 2/3 जब लिखेंगे तो 3 दहम 30, इसका मतलब कितना हो गया 20। 2/3 से कम, 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं कितने बच्चों ने। आप मुझे बताओ कि यहां तक ये अंक है ना, 20 से कम अंक प्राप्त करने वाले देखो ये है 15 अंक पाया है, ये 10 पाया, ये 5 पाया, तो 8 7 15 2 17, मतलब कि 17 बच्चे ऐसे हैं, 17 बच्चे ऐसे हैं जो 20 से कम अंक प्राप्त किए हैं। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मतलब डीआई के सवालों में अगर आप टेबल समझ गए, उसका जो ग्राफ है वो समझ गए, तो सवाल बहुत आसानी से निकाल पाते। क्वेश्चन 5 की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नांकित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट एक सप्ताह में प्रतिदिन बेचे जाने वाले वेनिला केक और चॉकलेट केक की कुल संख्या के प्रतिशतवार विवरण को प्रदर्शित करता है। एक सप्ताह में बेचे गए केक की कुल संख्या 10,500 है, ठीक है ना। शनिवार को बेचे गए वेनिला केक की संख्या और बेचे गए चॉकलेट केकों की संख्या का अनुपात 4:3 है। तो पहले ये पता करो कि 10,500 इन 7 दिन में बेचे गए हैं,
तो वो बता रहा है कितने कितने दिन, परसेंट बताया कि कितने कितने दिन कितना बिका हुआ है। तो अगर पूछा जाए, अगर देखिए कि सबसे ज़्यादा किस दिन बिक्री हुई, तो आप कहेंगे सर ये जो येलो कलर है सबसे ज़्यादा दिखा रहा है, यही है। तो मैं यहाँ से पहले बना देता हूँ। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा रविवार, है ना, यही शुरू होगा, ये रविवार है, ठीक। फिर आपका आ जाएगा सोमवार, फिर यहीं पे आपका आ जाएगा मंगलवार, फिर यहीं पे आपका आ जाएगा बुधवार, ठीक। उसके बाद फिर हो जाएगा ये बृहस्पतिवार, और फिर शुक्रवार, उसके बाद फिर क्या होगा बेटा, शनिवार आएगा, और रविवार है, ठीक है। अब आपको शनिवार के बारे में पूछा है, तो मुझे बताओ कि 10,500 का जब 16% निकालोगे, तो जब 16% निकालेंगे बेटा, तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 1000 को 16 से गुणा के 1600, 1600 और 5, 16 पंचे 80, इसका मतलब हो जाएगा कि 1680 क्या किया गया कि शनिवार को टोटल बिक्री हुई। अब टोटल बिक्री किसकी किसकी हुई, वो वैनिला केक और चॉकलेट केक की हुई, लेकिन किस अनुपात में कितना कितना हुआ ये बता दो। मैं इधर लिख देता हूँ वैनिला, और यहाँ पे लिख देता हूँ चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। तो 4, 3, 7 कितना वैनिला बिकी, 1680 रुपये बेचा। अगर मैं पूछूँ वैनिला कितना बेचा और चॉकलेट का कितना बेचा, तो आप यहाँ से निकाल लोगे, 4, 3 क्या हो जाएगा 7, 7 की वैल्यू कितना है 1680 है ना, 7 दुनाई 14 और 7 चौक 28, मतलब कहने का है कि एक यूनिट की वैल्यू 240 है। इसका मतलब है कि 24 चौका 96, 24 चौका 96, 960 रुपये का आपने वैनिला की बिक्री किया, ठीक है ना। और 24 तिया 72, 720 रुपये का आपने चॉकलेट फ्लेवर की जो है केक आपने बेचा। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, कह रहा है कि यदि एक वैनिला केक का विक्रय मूल्य 8 है और एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 है, तो शनिवार को सभी वैनिला केक और चॉकलेट केक को बेचकर अर्जित की गई कुल राशि कितनी है, ठीक है ना। तो आपने कितना बेचा, 960 इसको बेचा, 720 इसको बेचा। तो मेरी बात ध्यान सुनिए कि 8 रुपये में क्या बेचा, चॉकलेट, चॉकलेट कौन सा, ये वाला है, तो 720 बेचा है, कितना हो गया 8, ठीक। और 15 रुपये जो है, सॉरी, वैनिला केक का विक्रय मूल्य 8 रुपये है, तो वैनिला ये है 8 है, और चॉकलेट का कितना है 15 है, तो इसको क्या करेंगे 15 कर देंगे। हमें चूंकि पूछा है कि कितना टोटल बिक्री हुई है, तो यही बस क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 8 यूनिट डिजिट इसका है, और इसका हो जाएगा 5, 8, 5, 13 के 3 आ जाएगा। मतलब कहने का है कि 8 6 48 के 8, ठीक है ना, और जीरो लगा देंगे, 8 6 48 के 8 हासिल 4, और 8 9 72, 4 कितना हो जाएगा 76। कहने का मतलब है कि वैनिला जो है ना, वो 7,680 रुपये के बेचा आपने शनिवार को, और जो चॉकलेट फ्लेवर है जीरो, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 105, 3 क्या हो जाएगा 108। 10,800 में इसको जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 6 14 के 4 हासिल 1, और 7 1 कितना हो जाएगा 8, और 1 480। ऑप्शन बी राइट आंसर। वैसे भी हमें 80 मिल गया था लास्ट में, मुझे पता था कि 80 या तो इसमें होगा या तो इसमें होगा, लेकिन 10 7 17 था, तो 17,000 से ज़्यादा हो रहा, मतलब कि 17 से ज़्यादा आएगा, तो ऑप्शन हमें वैसे ही पता चल गया था कि ये तो बन नहीं सकता कभी। हालांकि लास्ट में 0 आएगा और फिर उसके पहले क्या आएगा 8 आएगा, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये हो ही नहीं सकता, करने की जरूरत भी नहीं थी, तो जान पाते। ठीक है ना बात, आगे चलते हैं, समझा दो फिर से। वो कह रहा है कि 10,500 क्या था टोटल के पास केक है, जिसमें से 2 फ्लेवर हैं, कौन से, चॉकलेट और वेनिला फ्लेवर है, वो अलग अलग दिन इतने परसेंट में बेचता है। कहा कि 10,500 में से शनिवार को 16% हुआ, 1680 उन्होंने बेचा, क्या केक बेच दिया, जिसमें से 1680 में से चॉकलेट और वेनिला दोनों फ्लेवर के हैं, लेकिन कितना कितना बेचा, तो ये कह रहा है कि 4:3 के अनुपात में बेचा। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि 4 3 7 का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 240 आ गई, 24 चौका 96। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि वनीला को 960 केक बेच दिया, मतलब कितना वनीला बेचा, तो आपने कहा 960 का। फिर मैंने कहा चॉकलेट कितना बेचा, आपने कहा 720 केक बेचा। लेकिन सवाल में कह रहा है कि यदि एक वनीला केक का विक्रय मूल्य 8 है, तो वैसे 960 है, एक को 8 बेचते हैं, तो 960 गुणे 8 करेंगे तो 7,680 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि एक चॉकलेट केक का विक्रय मूल्य 15 है, तो 720 आपने बेचा है, 15 है, तो 10,800 आ जाएगा, 10 7 17,000। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 17,000 से बड़ा आंसर आएगा। देखो तो यहाँ पे ये हो नहीं सकता, 17 से बड़ा आएगा, ये दोनों बन नहीं सकते, और यहाँ पे देखिए कि 17 और ये करीब 18 के आसपास आएगा, तो बस हमारा आंसर ये हो जाएगा, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, जोड़ने की जरूरत इतना नहीं है। आगे चलते, कह रहा है एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो आप जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3
गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। मतलब कहने का कि इतनी की वैल्यू आपको दे रखा है 38,808 दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप कहेंगे सर 4πr² होता है। इसका मतलब सिर्फ आपको अगर आर मिल जाए क्वेश्चन आप बना पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो ठीक है भाई, 4/3 पाई की वैल्यू में 22 बटे अगर मैं 7 रखूं और यहाँ पे इंटू में आर क्यूब कर दूं तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 38,808। ठीक है, तो ये 8 3 11 और 8 8 16, सॉरी 8 8 3 11 और 11 8 19 और घटाएंगे, मतलब 11 का मल्टीपल है। ठीक है ना, 11 का मल्टीपल, तो मैं कट करता हूँ इसको 11 से। अरे भाई अल्टरनेट डिजिट का जो सम या तो 0 हो, 11 11 का मल्टीपल हो, तो वो क्या बनेगा, वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता हूँ 11 दूना 22, यहाँ पे 11 3 33, 5 58, 11 5 55, 3 11 दूना 22, 11 8 80। ठीक है ना बात, आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर 4 से भी कटेगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये 4 से भी कटेगा, क्या 8 से भी कटेगा, 8 6 48, 4 8 6 48, यस 4 टू द 8। अब मैं इसको 8 से कट करता हूँ, तो 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 3 8 चौक 32, 8 एकम 8, 441 हो गया। अब आर क्यूब की जो वैल्यू की बात करूंगा तो ये 441 है। इस 441 को क्या लिख सकता हूँ, आप कहेंगे सर 21 गुणे 21 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात तो एक ही हुई। और ये दोनों उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 21 हो जाएगा। तो आर क्यूब की वैल्यू अगर 21 गुणे 21 गुणे 21 है तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी, आप कहेंगे सर 21 आएगी। बस आप यही वैल्यू आर की उठा के यहाँ पुट कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से मैं ये भी बता सकता हूँ अब कि आंसर जो कुछ भी होगा वो 3 का मल्टीपल बनेगा। बोलो कैसे, तो 4 पाई का मान 22/7 है, ध्यान समझना, और आर की वैल्यू आपने 21 निकाला है तो 21 गुणे 21 लिख देंगे, कोई दिक्कत, यहाँ पे 7 तक कट जाएगा। आपको पता है अब तो पूरा मल्टीप्लाई करना होगा तो आंसर वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, पूरा गुणा नहीं करेंगे। हालांकि यूनिट डिजिट मैच करना चाहें तो यह दो सेम है। ठीक है ना, देख लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि कौन कौन नंबर है, ये भी 4 4 8 3, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा तो ये आंसर कभी नहीं बन सकता। 5 5 10 4 14, 4 18 ये तो है। ठीक है ना, और यहाँ पर 5 10 8 18 ये भी है, 4 4 8 ये नहीं है, मतलब कहने या तो आंसर ये बनेगा और या तो आंसर ये बनेगा, दो नहीं बन सकता। ठीक है ना, पूरा करने के अब आप यूनिट डिजिट यहाँ के और यहाँ के क्या है, अलग अलग है। देखो 4 तो नहीं 8, 8 3 24 के 4, 4 एकम 4, मतलब आंसर वही होगा जिसकी यूनिट डिजिट 4 होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, आप गुणा मत करिए, गुणा करोगे तो 22 चौक 88, 21 13 63, तो क्या लिखोगे 88 गुणे 63, टाइम लगेगा ना, आपको तो टाइम सेकंडों में बचाना है। तो 8 3 24 के 4, मैं तो वो कहता हूँ कि आंसर वही आएगा जो जिसका एवरेज क्या होगा 4 होगा। और वैसे भी देख लीजिए, अगर इसको आप 88 बजाय 90 मान लीजिए, ठीक है ना, क्या मान लीजिए 90 मान लीजिए, इसको 60 मान लीजिए, 9 6 54, तो कितना आ जाएगा, करीब 5000 से ज़्यादा आंसर आएगा, तो यही बनेगा ना। वैसे ही पता चल रहा है, अगर आप देखते तो ये बता देते कि जो भी आंसर आएगा वो 5 से बड़ा आएगा और 5000 से बड़ा आएगा और 5000 से एक ही ऑप्शन बड़ा था, तो वैसे भी लगा देते, कुछ भी आपको यूनिट चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे चलते हैं। करा के दी गई आकृति में ABC एक त्रिभुज है, कोण B तथा बाह्य कोण C का द्विभाजक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। यदि कोण BDC 48 है तो कोण A का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए कि एक आकृति में त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, कोण B तथा कोण C का द्विभाजक है, मतलब कहने का है कि इस कोण B का और कोण C का जो एंगल बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट डी पे मिलते हैं और 48 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का बाइसेक्टर के द्वारा जो एंगल बनेगा तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका क्या होगा, दोगुना होगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो BDC एंगल BDC इज इक्वल टू क्या होता है, BDC क्या होता है, हाफ ऑफ एंगल ABC या BAC, क्या होगा एंगल BA। तो आप बताइए BDC की वैल्यू कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, ठीक है 48 डिग्री, और ये दो इधर आ जाएगा और ये एंगल BAC हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा, 48 गुना कितना हो जाएगा, 98 डिग्री आएगा। आपको प्रॉपर्टी के थ्रू सवाल लगा लेना है, करने की जरूरत नहीं है। ध्यान सुनिए क्या है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई त्रिभुज है, और अगर मैंने कह दिया कि ये ABC, कुछ भी कह दो आप, PQR कह दो, कुछ जरूरी नहीं है कि ABC ही कहो। अगर मैंने कह दिया ये P है और ये Q है और ये क्या है, R है, इसको मैंने बढ़ाया, मतलब कि QR को मैंने बढ़ाया, कहीं तक मैंने बढ़ाया, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल बना बाह्य कोण, इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जो बनेगा इसका आधा बनेगा। अगर ये बना X तो ये होगा क्या
2x होगा। आप समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन कब? जब इसका बाइसेक्टर बनेगा तो। यहाँ पे यही तो कहा है उसने, त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज है, कोण बी था कोण सी, कोण बी कोण सी, और कह रहा है कि द्विभाजक बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इसका मतलब है कि जो एंगल बनाएगा इसका आधा बनाएगा, तो मतलब इस ये वाला जो होगा इसका दोगुना होगा, 48 दूना 96 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी के थ्रू करेंगे तो डायरेक्टली सवाल, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे बेटा। कह रहा है कि ए और बी किसी पेड़ के एक ही तरफ स्थित दो बिंदु हैं जिनके बीच की 50 मीटर है। इन बिंदुओं से पेड़ की चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। पेड़ की ऊंचाई का 40% कितना है? इसका मतलब है कि मान लीजिए क्या है बेटा, पेड़ है, ठीक है ना, क्या है, एक पेड़ है, क्या बेटा, एक पेड़ है। पेड़ के एक ही तरफ दो बिंदु स्थित हैं ए और बी, जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है और उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो मैं क्या कहूँगा कि 60 और क्या है, 30 है, 60 डिग्री और क्या है, 30 डिग्री, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है? तो आप कह रहे हैं कि दो बिंदु, मैं कहता हूँ कि बिंदु ए ये है और बिंदु क्या है बेटा, बी ये है, और इनके बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर है। बताओ भाई कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। मैं कहता हूँ कि मान लिया कि ये दूरी जो है वो 1 यूनिट है अपने साइड से, ठीक है ना। हालांकि हम नहीं मानेंगे तो तब भी यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि ये 60 है, ये कितना बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ पेड़ की ऊंचाई निकालना है, तो 60 रूट मतलब 60 के सामने हमेशा क्या बनता है, √3 बनता है, और इसके सामने क्या बनता है, 1 बनता है। ये सब यूनिट में है, √3 यूनिट और 1 यूनिट। ये 30 है तो ये वाला पूरा क्या बनेगा, ये 60 बनेगा। 60 के सामने क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। मतलब 30 के सामने 1 होना चाहिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है बेटा, 1 यूनिट की वैल्यू √3 है। तो 60 के सामने √3 होगा, तो √3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पूरी 3 है, तो इसका मतलब ये 1 है, तो ये कितनी दूरी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, ठीक है ना। हमसे पूछा पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ से पता चल गया कि 2 यूनिट की वैल्यू जो है ना कितनी है, आप कहेंगे 50 है। तो पेड़ की ऊंचाई मैंने कितना निकाला, √3 यूनिट निकाला है। √3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, आप कहेंगे 25 √3 है। लेकिन आपसे पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई का 40%, आप कहेंगे 40 20, ठीक, 5 गुना ये 10, 1 0 ये कट जाएगा, ठीक है ना, 2 पंचे 10, आप क्या कहेंगे 10 √3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, यहां तक सब कुछ ठीक है। आगे चलते हैं, एक शब्द एक्स्ट्रा के अक्षरों से कितने प्रकार की ऐसी भिन्न व्यवस्था की जा सकती है जिसमें प्रत्येक स्वर एक साथ आए, ठीक है ना। प्रत्येक स्वर एक साथ आए, तो मेरी बात ध्यान समझिए कि यहाँ पे एक तो ये है और एक, तो टोटल शब्द कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं, लेकिन 2 एक साथ आए। क्या है, 2 एक साथ आए। तो मेरी बात ध्यान समझिएगा कि जब 5 शब्द हैं ना, तो ऐसे लिखा जाएगा, इसको इसको XTR लिखूंगा और ऐसे लिख दूंगा कि ई और ए एक साथ आए, ई और ए एक साथ आए। तो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, मेरी बात ध्यान समझना, यहाँ पे जो होगा, तो मान लीजिए इस शब्द पे मैं रखना दोनों एक साथ, किसी भी जगह एक साथ रखना चाहता हूँ, किसी भी जगह, तो मैं यही कहूँगा बेटा कि ये वाला जो है वो ई और ए मतलब स्वर है, वो एक साथ आएगा। तो आप चाहे यहाँ से इनको बैठाओ और चाहे यहाँ बैठाओ, दोनों एक साथ आएंगे। किसी भी जगह बैठाना चाहो, 1 2 ऐसे, 1 2 3 4 5 नहीं 4 करोगे, क्या करोगे, 4 करोगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कितनी होगी, अगर दोनों सर आएंगे तो चाहे आप कहोगे सर एक या तो ई बैठाओ या तो एक बैठाओ, तो कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। कितना आएगा, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है ना। बचा कितना आपके पास, तो इसका मतलब ये दोनों साथ आएंगे, तो 1 2 4, 1 2 3 4। तो मैं कहता हूँ कि इस जगह पे अगर बैठाना हो तो कितने, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, फिर मतलब कि 4 तरीके से बैठा सकते हैं, फिर 3 तरीके से बैठा सकते हैं, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से। मैं कहूँगा कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 पूरे हो जाएंगे। तो 4 को फैक्टोरियल 4 क्या लिखेंगे, 4 गुणे 3 गुणे 2, और ये वाला गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 3 12 2 24 दूना कितना हो जाएगा, 48 आएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है बेटा, आपके पास 1 2 5 5 अक्षर हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये दोनों जो अक्षर हैं हमेशा एक साथ आए, हमेशा एक साथ आए। हमेशा एक साथ आने का मतलब ये हुआ कि इसलिए मैंने इसको 4 बनाया था कि जैसे सपोज दैट अब आपको ना ऐसे लिखना है, इस वाले खाने में लिखना चाहते हैं, मान लीजिए कि चलो ठीक है मैंने यहाँ पे x लिख दिया, x,
लेकिन आपके मन में आ रहा है कि इसे लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। आप कहें चाहे एक्स लिखो, चाहे टी लिखो, चाहे आर लिखो, चाहे ई या ए लिखो, लेकिन एक ही जगह पे ई और लिख ए, आप कहीं भी ई और ए मतलब दोनों स्वर लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। कितने? दो तरीके से। प्लस मतलब इनटू, फिर क्या है कि आप अब कितने, इसको दोनों एक जगह लिखना है, तो टोटल कितने हुए? 4 हो गए। तो मैं मानता हूं ये थोड़ी देर के लिए, अगर मैं इस जगह पे इस पे कितने तरीके से बैठा सकता हूँ इन अक्षरों को, तो आप कहेंगे कि पहले क्या करो, इनको सेलेक्ट किया, फिर आप इनको अरेंज कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 तरीके से बैठा सकते हैं। मान लीजिए एक्स को आपने बैठा दिया, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे कितने तरीके से बैठा सकते हैं, आप कहें यहाँ तो आपने बैठा दिया है, ठीक है ना। चलो यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ बैठा दिया है, तो 1 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचे? मान लो इसको बैठा दिया आपने, ठीक, तो कितने बच गए? 2 बच गए। आ जाएंगे 4 3 2, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 2, तो वैल्यू 4 3 12 2 24 2 48, इसका मतलब 48 तरीकों से सेट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। एक बैग में 6 लाल गेंद, 4 हरी गेंद हैं और 5 नारंगी गेंदें शामिल हैं। इस बैग से 3 गेंद बेतरतीब ढंग से निकाली जाती हैं, तो क्या प्रायिकता है कि सभी गेंदें या तो लाल हैं या नारंगी हैं, ठीक है ना। तो आपको ये पता है कि टोटल कितनी गेंद है, तो 6 4 10 5 15, तो 15 टोटल गेंद है। 15 सी, इसमें से 3 बेतरतीब ढंग से निकाली जा रही है। 15 में से आपको 3 बेतरतीब ढंग से निकालना है। लेकिन लास्ट में बात किया लाल और नारंगी की, तो 6 लाल है, 6 में से 3, तो 6C3, 6C3 प्लस नारंगी कितनी है? 5, 5C3। बस यही सॉल्व कर लेंगे, मेरा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि NCR क्या होता है, यहाँ पे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 6C3 क्या है? 6C3, अगर हम 6C3 की बात करें तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 6 लिख दूंगा, ठीक है ना। फिर क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल 3 लिखूंगा, और 3 और 6 का डिफरेंस जो होगा वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3 होगा। प्लस ये क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5, और 5 और 3 का डिफरेंस जो होगा फैक्टोरियल 2 होगा, और ये वाला 3, तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं है। ये 15 है, फैक्टोरियल 15 रहेगा, ये 3 तो लिखा ही जाएगा, ठीक, इनटू फैक्टोरियल 15 और 3 का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 12 हो जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर, बस यही सॉल्व कर लो, आपका आंसर। तो देखो इसको जब लिखूंगा तो 6, ये क्या हो जाएगा? 3 6 6 4 36, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 बटे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। प्लस 5 गुणे 4, 5 गुणे 4 गुणे 3 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, क्या होगा बेटा? 2, और इस फैक्टोरियल 3 को क्या लिखूंगा? 3 गुणे 2 लिख दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 15 जो है ना, 15 को तो ऐसे लिख देंगे, और 15 गुणे क्या लिखेंगे? 15 गुणे 14 गुणे 13 गुणे क्या? फैक्टोरियल का 12, आगे कुछ नहीं लिखूंगा, और 3 गुणे 2 लिख दूंगा इसको, इंटू फैक्टोरियल क्या लिखूंगा? 12 लिख दूंगा। इससे ये कैंसिल बनेगा, 3 गुना 6, तो 3 5 15 हो जाएगा, और 2 सते क्या होगा? 14 आ जाएगा, 2 सते 14 आ जाएगा। पेन कर लेता हूँ जिससे समझ में आए, 2 सते 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो मैं 6 दूनी 12 3 36, 6 दूनी 12 3 36, कितना बचा? 20, ठीक है ना। तो ये 3 2 कट जाएगा, और 2 दूना क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऊपर क्या आया? 10, और क्या आया? 20, बस और कुछ नहीं बचा, ध्यान देना। तो ये 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। सावधानी से करने की जरूरत है, कुछ है नहीं इसमें। और यहाँ पे देखिए क्या आया, सब कुछ कट गया, ये 5 7 और 13, 13 5 65, 13 5 65, गुणे क्या है? 7 है, गुणे क्या है? 7 है। तो मैं इसको कट करता हूँ, 5 6 30 और 5 13 65, ठीक है ना। तो 6 बटे कितना हो जाएगा? 13 91 है क्या? बताओ भाई, है क्या? आप कहेंगे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से करने की बस। कितने अलग अलग तरीके से शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं, ताकि सभी स्वर कभी एक साथ ना आए, सभी स्वर एक साथ
ना आए तो मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 7 8, तो फैक्टोरियल कितने हैं? 8 है। फैक्टोरियल कितने हैं? 8 है। और यहाँ पे जो कितने शब्द हैं? 8 हैं। तो 8 तरीके से, मतलब फैक्टोरियल 8 तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं अक्षरों को, ठीक है ना। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि ए 2 बार आया है और सी 2 बार आया है, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे? कितने शब्द थे? 8 थे। सभी स्वर कभी एक साथ ना आए, तो हम यहाँ पे, चलो वो तो ठीक है, स्वर एक साथ ना आए वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ए है ना वो 2 बार आया है, ठीक है ना, और सी के 2 बार आया है, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे इतना पता है कि 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 बटे का 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, ये कट जाएगा, ठीक है ना। यूनिट डिजिट सब में सेम है, तो अप्रॉक्सीमेशन में आंसर लेके हम चले जाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि 3 में 6 पंचे 30 और 3 छक 18, 180 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 पूरी कितना है? 180। कोई दिक्कत? 6 पंचे 30, 90 दूना 180, तो 18 पंचे 90, मतलब कि 9000 से ज़्यादा होगा आंसर, 9000 से ज़्यादा होगा। और मुझे इतना पता है कि अगर 180 को आप 18 छक्का 108 लिखेंगे, ठीक, 10 और 18 पंचे 90, 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 10,080 आ गया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलते हैं। कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। इसी गुणोत्तर श्रेणी का पहले इसका जो कॉमन जो डिफरेंस है, रेशियो है, वो कॉमन रेशियो, डिफरेंस नहीं सॉरी, कॉमन रेशियो कितना है? तो आप कहेंगे जो दूसरा टर्म डिवाइड बाई पहला टर्म, 13/121 है। 13/121 को 13/11 से अगर डिवाइड करें तो 11 के लिए हम 121, 13 कैंसिल आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसी कॉमन रेशियो की हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। आर आ गया कितना? 11। और एक क्वेश्चन में कितना दे रखा है? कि 13/11 दे रखा है। अगर तो कॉमन रेशियो 1 से कम है, तो जो भी जीपी सीरीज बनेगी उसका जो योगफल होगा जीपी सीरीज का, वो क्या लिखा जाएगा? कि ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपान 1 माइनस आर, ठीक है। ए आपने निकाला है कि कितना है? 13/11 है। 1 माइनस आर की वैल्यू आपने निकाल लिया है 11, 1/11। ये पावर क्या होगी? एन होगी, और डिवाइड बाई 1 माइनस 1 अपान 11, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से सुनो कि कितना है बेटा? 13/11 है, ठीक। 13/11 में 1 माइनस 1 अपान 11 की पावर क्या है? ठीक है ना। और 11 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 10/11 आ जाएगा। इनको कट करेंगे तो फाइनली क्या मिलेगा? 13/10 क्या हो गया? 13/10 और 1 माइनस 1/11 पावर क्या होगा? n हो जाएगा। तो बस 13/10 1 माइनस 1/11 की पावर n, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? क्लियर है बात? अगले क्वेश्चन की तरफ आते बेटा। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि मान लीजिए कि y 20 और 36 के बीच की पूर्ण संख्या है, ठीक, क्या है? एक पूर्ण संख्या है। यदि y दो विशिष्ट अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, मतलब कि 20 से 36 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनका नाम दिया गया y है, कोई भी संख्या, लेकिन वो y एक ऐसी संख्या है कि उस संख्याओं के जो फैक्टर है ना, गुणनफल जो है अभाज्य संख्याओं का पेयर है। y के मान की संख्या क्या होगी? ऐसे कितने नंबर हैं जिनके जो गुणनफल है ना वो अभाज्य संख्याओं की नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे 20 से और आगे मैं 36 तक जाऊँगा, 20 से मैं 36 तक जाऊँगा, तो मैं कहूँगा कि 21 हो जाएगा, कितना होगा? 22 होगा, फिर 23 होगा, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा, 31 होगा, और कितना है? 32 है, 37, 34, 35, और कितना है? 36। ये दे रखा है। कह रहा है कि ऐसा ये सब नंबर को y उसने कहा, लेकिन वो नंबर y माना जाएगा कि जिनके नंबरों का गुणनफल एक अभाज्य हो। जैसे क्या है यहाँ पे, मेरी बात ध्यान सुनो। जैसे 21 लिखा है, 21 को मैं 7 और 3 लिख सकता हूँ, दोनों नंबर कैसे हैं? अभाज्य हैं। 22 को मैं 11 गुणे 2 लिख सकता हूँ, दोनों नंबर कैसे हैं? आपस में अभाज्य हैं। 23 को नहीं लिखूंगा। 24, 8 3 24 है, 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 दोनों कैसे हैं आपस में? आपस में तो अभाज्य हैं, लेकिन बताओ 11 क्या है?
11 आभास, सॉरी 8 क्या है, आभास संख्या है क्या, नहीं है, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, ध्यान देना। 25 लिया नहीं जाएगा। 26 में क्या करेंगे, 13 दुनाई 26, तो ये भी एक आभाज्य है, ये भी आभास संख्या। 9 त्रिक 27, ये नहीं ले जाएगा। 14 दुना 28, ये नहीं ले जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 गुणे 14 लिखेंगे कैसे ही 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 29 लिया नहीं जाएगा। 15 दुनाई 30 या 6 पंचे 30। देखो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर इसको लिखोगे 6 पंचे 30, तो 5 तो आभास संख्या है, लेकिन 6 है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, ये भी नहीं लिखा जाएगा। 31 लिखा ही नहीं जाएगा। 32 है ना, 4 8 32 होता है, या 16 दुनाई 32, ये भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 33 आएंगे तो क्या लिखेंगे, 11 गुणे 3, ये भी एक आभास संख्या, ये भी है। 17 दुनाई 34, तो 17 और दुनाई 34, ये भी एक आभास संख्या, 17 भी और 2 भी है, ठीक है ना। और 35 की बात करेंगे तो 35 भी क्या है, 7 गुणे 5, 7 भी आभास संख्या है, 5 भी है। 36 में हम क्या करेंगे, नहीं लिख सकते, 9 चौक 36। देखिए कितने नंबर बन गए, तो आपने कहा 1, ठीक, 2, और फिर यहाँ पे ये 3, ये नहीं होगा, ये 4, ठीक है ना, पर ये भी नहीं बनेगा, काटा है मैंने, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 6 था। ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पे ये 5, और ये क्या हो गया 6। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसका मतलब है कि 20 से 36 के बीच में जो नंबर दिए गए उनका नाम उसने वाई कहा, लेकिन वो संख्याएं हैं जिनका जो गुणनफल है ना वो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। बात ठीक है यहाँ तक। करा कि 4 घंटियां 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती है, वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं, तब वो दोबारा एक साथ कब बजेगी। ठीक है, आप मुझे बताओ कि 4 घंटियां हैं, 4, 12, 20 और 25 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो आप कहेंगे बात नहीं, तो मैं इनका क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा इन घंटियों का, 4, 12, 20 और 25। आप इनका एलसीएम लोगे तो 25 का पहाड़ा पढ़ो, 25 3 75, आपको पता है कि लास्ट में जीरो आना है हर हालत में। 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 12 के पहाड़े नहीं आता, 25 छक्का 150, ठीक है ना, और 150 12 के पहाड़े नहीं आता, 25 150 200 12 के पहाड़े नहीं आता। तो आप ऐसे कर लो, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि 25 है 25 को इसी लिखोगे, और 4 को 4 ही लिखोगे, 12 को आप क्या लिखोगे 3 गुणे 4 लिखोगे, और 20 को आप क्या लिखोगे 4 गुणे 5 लिखोगे। ये 25 है ना, 25 लिख दोगे यहाँ से, 25 के अंदर ये ऑलरेडी चला गया, 4 और 3, 4 और 25 चौक 100 300, इसका मतलब कितना आ गया 300, क्या मिनट आएगा, क्योंकि सारे क्या आते हैं बेटा मिनट में। इसका मतलब है कि जब घंटी चारों घंटी एक साथ अभी बजी, उसके 300 मिनट बाद फिर से एक बार साथ में बजेगी। बस वो घंटे में बात करूंगा तो 6 पंचे 30, इसका मतलब है कि 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद वो सब क्या होंगी, फिर से एक साथ बजेंगी। सुबह 8 बजे एक बार बजी थी, तो 8 5 13, मतलब कि दोपहर में 1 बजे वो सब एक साथ फिर से बजेगी। सो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। कह रहा किसी निश्चित राशि को ए बी और सी प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के अनुपात 8:5, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:3। यदि ए और सी के बीच का अंतर 420 है तो वह राशि क्या हो, ठीक है ना, वह राशि क्या हो। ये आप जानते हैं किसी राशि को ए बी सी के प्रकार बांटा जाता है, 8:5 है, ए बी सी, ए बी, ठीक, प्रकार बांटा गया। ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना है बेटा 8:5 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना है 2:3 है, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, कितना बचा ये 15 और ये 10 और ये 8 दुनाई 16। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, होगा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि ए और सी के बीच हिस्से का अंतर, ए और सी के बीच हिस्से का अंतर 1 है, और 1 की वैल्यू कितना दे रखा है 400, तो कह रहा है तो वह राशि क्या होगी, राशि जोड़ लो, ठीक है ना, जोड़ लो। तो मैं कहूँगा कि तो 15 मान लो, तो 15 15 30 और 10 40, 1 41 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2, लास्ट में फिर 2 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो वैसे भी पता है कि 4 चौक 1600 है ना, तो 41, अगर इसको मैं ऐसे देख लूँ तो 16,000 से बड़ा आंसर बनेगा, ठीक है ना, 16,000 से बड़ा आंसर बनेगा। तो हालांकि ये भी था, लेकिन मैं गुणा करके आपको अगर दिखाना चाहूँ, मैं इसको कैसे लिखूंगा, जो 420 लिखा है ना, इसको मैं 40 + 1 लिख दूँ, सर आप कहेंगे तो ये जब जाएगा तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, और 2 0 लगा देंगे, 16,800 हो जाएगा, और 420 और जोड़ देंगे, कितना 420, ये 20 हो जाएगा,
और 8 4 12 के 2 हासिल 1 एक साथ 17 220 आ जाएगा। तो मैं पर इतना करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए जरा आप और बताइए कि एक दुकानदार एक बैंक से 7% प्रतिवर्ष ब्याज दर से वर्ष के लिए 9,000 उधार लेता है। दुकानदार एक ग्राहक को 5% प्रतिवर्ष ब्याज दर से समान समय के लिए उधार देता है। तो दुकानदार को कितनी, अरे भाई कह रहा है एक दुकानदार है वो 7% प्रतिवर्ष के 3 है। अगर मैं साधारण ब्याज की दर से उसे बताया नहीं है तो मैं कहता हूँ कि उसको कितना मिलेगा, 21% मिलेगा। कितना मिलेगा? 21% मिलेगा। लेकिन उसने क्या किया, वही पैसा उठाकर 5% की दर से समान समय के 5 थे 15%, तो कितना परसेंट ब्याज कम मिलेगा? उसी धन पर 21% पहले मिला, अब 15 मिलेगा, तो 6 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। कितने को 9,000 का 6% जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे तो 9 540। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है और बी की ओर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दूसरी बस स्थान बी से सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है, स्थान ए की ओर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। दोनों बसें कितने बजे एक दूसरे को देंगी? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक, एक बस यहाँ से 6 बजे निकली, कितने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। के बीच की दूरी जो है वो 190 है टोटल। कितना है? 190। जब 40 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में कितना चलेगा? 40 चलेगा। इसका मतलब है कि जब 7 बजेगा, अब यहाँ पे कितना बज गया? ये 7 बज गया, 7 AM हो गया, और दूसरी बस जो है ना वो भी यहाँ से निकलेगी किस 50 किलोमीटर पर आवर की, और यहाँ से ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अब आपको पता है यहाँ पे ये जो बची दूरी है, डिस्टेंस 150 किलोमीटर की दूरी है, वो दोनों की विपरीत चालों के द्वारा तय की जाएंगी। इसका मतलब 50 40 90 की चाल से तय की जाएगी। ठीक है ना? तो कब मिलेंगी यही बताना है। तो 3 5 15 3 3 9, तो 3 एकम 3 2 5 बटे, मतलब कि 3 2 5, मतलब 2 सही 2/3, 1 सही 2/3 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि अगर वह 7 बजे से दोनों का सेम टाइम था तो 1 घंटा कितना हो जाएगा? 8, और 3 की वैल्यू कितना है? 60 है। 20 से इसकी वैल्यू 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 8:40 पर वो दोनों क्या करेंगे? एक साथ मिलेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत? अगले सवाल की तरफ आते हैं। कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनके वर्ग का अंतर 84 है। ठीक है ना? दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, का गुणनफल क्या होगा? तो दो क्रमागत अगर सम संख्याएं हैं तो आपको पता है कि सम संख्याएं दो दो गैप होगा। जैसे मान लो लिखा 2 4 6, सम संख्या क्या है? 2 4 6 8, सब में दो दो गैप है कि नहीं है? क्रमागत है, दो दो गैप रहेगा। इसका मतलब अगर संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी? अगर एक संख्या x है तो अगली संख्या क्या होगी? x+2 होगी। ये दो संख्याएं हैं ना, यही तो आपकी संख्या मिलेंगी। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो इसका मतलब आपसे पूछा क्या है? x इंटू x+2 की मान पूछा गया है। इसका मतलब x² + 2x का मान आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आप चाहो तो कर सकते हो कि कोई इसको ऐसे दो के फॉर्म में, मतलब कि इसके फैक्टर, इसको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करो कि एक क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और दूसरा 2x x के मल्टीपल में हो। ठीक, इतना करने की जरूरत क्या है? यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ। कैसे? देखो, मैं कहूँगा कि कह रहा है उनके वर्ग का अंतर, तो ये संख्या अंतर बड़े से छोटा होता है, तो आप कहेंगे कि x+2 का होल स्क्वायर माइनस x² बराबर किसके? 84 के। इसको मैं x² लिखूंगा प्लस क्या 4s प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस x² बराबर किसके? 84 की। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा, और x की वैल्यू 4 20 80, x की वैल्यू कितना आ गई बेटा? 20 आ गई। कुछ नहीं, आपको यहीं पे ये वैल्यू उठा के पुट कर देना है, सीधे आंसर मिल जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 20 है फिर रखोगे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400, और 20 शो कितना होगा? सॉरी 20 दूना 40, क्या बनेगा? 20 दूना 40। तो मैं कहूँगा कि 440 आंसर आएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैं क्या कहना चाह रहा था कि कोई टू समथिंग के फॉर्म में मल्टीपल निकालो,
और उसको जैसे यही था, अगर मान लो आपका दिमाग क्लिक कर जाता तो ऑप्शन से ही बन जाता। कैसे? आप लिख लेते 20 में से 400 होता है और प्लस 40 कर दिया, तो 40 कर दिया तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2 गुणे 20 लिख दूंगा। और अब पता है कि ये क्या है, 2x है, तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ना, यही तो है। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर 400 होता है, इस कर रहा था, तो मैं कह देता है राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने क्लास अगर देखना शुरू किया होगा, लास्ट तक देखा होगा, ज़रूर आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।